सब खत्म तो वैसे ही हो गया है डायना, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर कालगढ़ बनना नियति में लिखा ही है तो अब उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। अभिमन्यु की इस बात पर डायना पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही कछुआ गुस्से के साथ अभिमन्यु को घूरते हुए बोल पड़ता है। वक्त नहीं है हमारे पास अभिमन्यु। इस डायना को तुझे जितना कोसना है, जितनी नफरत करनी है, सब बाद में कर लेना। अभी मेरे दोस्त कायर को वो बॉटलों की पॉलीथीन थमा। युग भी हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अभिमन्यु पॉलीथीन दे दे, मैं किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहता है, हाँ दे रहा हूँ युग। जैसे ही अभिमन्यु हामी भरता है, कायर और कछुआ अपनी जीत पर हंसने लग जाते हैं। उनकी हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी की छत पर चैटर्जी वज्र का उपयोग करके अभी भी मंत्र पढ़ते जा रहा था और ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ जो उसने रक्षा कवच बनाया हुआ था उसे मजबूत करते जा रहा था। पर अभी भी करीब 300 मुर्दे बचे हुए थे और चैटर्जी की परेशानी अब बढ़ने लग गई थी। वो नोटिस करता है कि उसका बनाया रक्षा कवच अब कुछ जगहों से कमजोर होने लग गया है। कुछ मुर्दे उसे पार करके ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ आने लग गए हैं। चैटर्जी समझ जाता है कि अब रणनीति बदलनी होगी। चैटर्जी खुद से कहता है, लगता है अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। बिना नरसंहार करे विजय प्राप्त नहीं होने वाली। इतना कहकर चैटर्जी तुरंत छत पर से नीचे उतरने लग जाता है। चैटर्जी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकलता है, दरवाजा बाहर से बंद करता है और मुर्दों की सेना की तरफ गुस्से के साथ देखते हुए उन्हें ललकारते हुए कहता है, आ जाओ मुर्दों, आज ये चैटर्जी किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर चैटर्जी अकेला ही उन मुर्दों की सेना से लड़ने लग जाता है। इधर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पॉलीथीन कायर को देने के लिए अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ाने लग गया था। उसने अपने एक हाथ में एक अस्त्र पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में दोनों काली पॉलीथीन। अभिमन्यु को ऐसा करते हुए देख डायना को अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है। वो खुद को कोसने लग जाती है। डायना गुस्से के साथ मन में सोचने लग जाती है, हार गई मैं, एक डायन होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। अभिमन्यु सही कह रहा है, ये सब मेरी गलती है, मैं इनका वशीकरण तोड़ ही नहीं पाई, ये सब इस वशीकरण के तोड़। इतना कहकर डायना की नजरें उसके अपने हाथ में जो दो छोटे छोटे सफेद मोती पकड़कर रखे हुए थे उस पर चली जाती है। उन मोती को देखते ही डायना एकदम चुप हो जाती है। वो अपनी बात पूरी ही नहीं करती है। उसे उन दोनों सफेद मोतियों में कुछ नजर आने लग जाता है। जब डायना अपनी निगाहें तेज करके उन मोतियों की तरफ देखती है तो उसे उन मोतियों के अंदर किसी चीज की परछाई नजर आने लग जाती है। ऐसी परछाई जैसे वहां पर कोई कीड़ा हो और अगले ही पल डायना उस कीड़े को पहचान लेती है। वो कीड़ा कोई और नहीं बल्कि बॉटफ्लाई था, वही बॉटफ्लाई जिससे काले साए को शक्तियां हासिल होती हैं। कायर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, जल्दी कर अभिमन्यु, ला ये पॉलीथीन मुझे दे। जब डायना कायर की तरफ अपनी नजरें करती है तो उसे कायर की एक आंख की पुतली के अंदर वही बॉटफ्लाई नजर आता है जो उसे सफेद मोती के अंदर नजर आया था। पर आंख की पुतली के अंदर जो बॉटफ्लाई नजर आ रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉटफ्लाई में जान हो, वो बॉटफ्लाई जिंदा हो, वो बॉटफ्लाई हिल रहा था। डायना तुरंत कछुए की आंखों की तरफ गौर से देखने लग जाती है और उसे कछुए की आंखों के अंदर भी वैसी ही जिंदा बॉटफ्लाई नजर आती है जो उसे कायर की आंखों में नजर आई थी। डायना अपना दिमाग दौड़ाने लग जाती है और अब वो समझ जाती है कि कायर कछुए पर किया हुआ वशीकरण क्यों नहीं टूटा है। डायना मन में सोचती है, वशीकरण तो तब टूटेगा ना जब वशीकरण किया गया होगा। इनके अंदर तो खुद उस काले साए ने अपने सेवक घुसाकर रखे हुए हैं, तभी ये दोनों सेवक की तरह काम कर रहे हैं। मुझे इनके शरीर के अंदर से वो बॉटफ्लाइज निकालने होंगे। डायना मन ही मन मंत्र फुसफुसाने लग जाती है। अभिमन्यु कायर के हाथों में वो दोनों पॉलीथीन थमाने ही वाला था कि उसी वक्त डायना की चोटी तेजी के साथ उसकी कमर पर लहराती और लहराते हुए घिस पड़ जाती है। डायना की चोटी अपने आप लंबी होती है और सीधे कान के जरिए होते हुए कायर और कछुए के शरीर के अंदर घुसने लग जाती है। कछुआ और कायर दोनों दर्द से करा उठते हैं। कछुआ डायना को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, गद्दारी, अब तू देख। कछुआ कुछ करने वाला रहता है कि तभी अभिमन्यु अपना एक कदम आगे बढ़ाकर सीधे अपनी लात कछुए के सीने पर दे मारता है, जिस कारण कछुए का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। उसी वक्त यामिनी भी अपने कदम आगे बढ़ाती है और बिंदु को अपनी तरफ खींच लेती है, जिस कारण वो कछुए की गिरफ्त से दूर हो जाती है। युग डायना से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना, ऐसा मत करो। डायना युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, मन ही मन मंत्र पढ़ती रहती है। डायना की चोटी दो हिस्सों में बंटकर कछुए और कायर के कान के अंदर घुसकर सीधे उनके दिमाग के अंदर चली जाती है और दिमाग के अंदर होते हुए ही आंख के पास जाने लग जाती है जहां वो बॉटफ्लाई थे।
चोटी कान के अंदर घुसने के कारण कायर और कछुआ दोनों दर्द से कराहने लग गए थे। वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। यामिनी मौके का फायदा उठाकर कछुए के हाथ से उसका नाखून भी छीन लेती है, जिसे कछुए ने तलवार में बदल दिया था। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था डायना क्या करने की कोशिश कर रही है। हर कोई हैरानी के साथ उसे ही देखते जा रहा था और डायना थी कि मंत्र बड़बड़ाने में लगी हुई थी। डायना की चोटी कायर और कछुए के कान में घुसकर उनकी आंखों के पास पहुंचती है कि तभी वो बॉटफ्लाइज उनकी आंख के हिस्से से हटकर उनके शरीर के अंदर ही दूसरे हिस्से में जाने लग जाता है, जैसे वो बॉटफ्लाइज खुद डायना की चोटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। डायना की चोटी भी उन बॉटफ्लाइज का पीछा कायर और कछुए के शरीर के अंदर ही करने लग जाती है। वो बॉटफ्लाइज कभी कायर और कछुए के शरीर के अंदर उनके मुंह के हिस्से की तरफ जाते हैं तो कभी पेट की तरफ। वो दोनों बॉटफ्लाइज कायर और कछुए के शरीर के अंदर ही यहाँ वहां जाने लग गए थे। डायना की चोटी भी उन्हीं का पीछा करती है और देखते ही देखते डायना की दोनों चोटी के सिरे सांप के मुंह की तरह खुलते हैं और उन दोनों बॉटफ्लाइज को खा जाती है। डायना की चोटी वापस से कायर और कछुए के शरीर के अंदर से कान से होते हुए ही वापस आ जाती है। कायर और कछुआ मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, जैसे उनमें जान ही ना हो। जैसे ही डायना की चोटी के दोनों सिरे बाहर आते हैं, चोटी के सांप का मुंह खुलता है। वो दोनों बॉटफ्लाइज कमरे के अंदर उड़ने लग जाते हैं। डायना कसकर चीखते हुए कहती है, मारो इन बॉटफ्लाइज को, तभी कायर और कछुआ सही होंगे। यही इनके अंदर घुसकर बैठे हुए थे जो इन्हें चला रहे थे। अभिमन्यु, युग, यामिनी, बिंदु चारों समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। डायना फिर कसकर चीखते हुए कहती है, मारो अभी युग, यामिनी, इन्हें। वो दोनों बॉटफ्लाइज जिस भी तरफ से उड़ रहे थे, हर कोई उन्हें मारने की कोशिश करने लग जाता है, पर कोई उन्हें मार ही नहीं पाता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि वो बॉटफ्लाइज ऐसे नहीं मरने वाले हैं। अभिमन्यु मन ही मन मंत्र पढ़ता है और अगले ही पल एक अस्त्र के अंदर से हरी रोशनी निकलती है जो सीधे जाकर एक बॉटफ्लाई पर पड़ती है और वो बॉटफ्लाई उसी वक्त मर जाता है। एक अस्त्र का यूज करने के कारण अभिमन्यु पर फिर ऑपोजिट असर होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। डायना कसकर चीखती है, अभी। उन बॉटफ्लाइज के मरते ही कायर के शरीर में वापस से जान आ जाती है। कायर भागते हुए बिंदु के पास जाता है और उससे कहता है, मेरी बिंदु। बिंदु समझ जाती है कि कायर ठीक हो चुका है, पर कछुआ अभी भी मूर्ति बनकर खड़ा हुआ है। एक बॉटफ्लाई तो मर गया था, पर दूसरा अभी भी कमरे के अंदर ही यहाँ वहां उड़ता रहता है। एक बॉटफ्लाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख युग को उसके शरीर के अंदर अजीब सा दर्द होने लग जाता है, जैसे अभिमन्यु ने बॉटफ्लाई को नहीं बल्कि उसके किसी शरीर के अंग पर मारा हो। वो दूसरा बॉटफ्लाई जो हवा में उड़ रहा है, वो युग के आसपास ही मंडरा रहा होता है। युग के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिससे वो आसानी से उस बॉटफ्लाई को मार सकता था, पर वो था कि कुछ कर ही नहीं रहा था। यामिनी कसकर चीखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं युग बाबू, मारिए उस बॉटफ्लाई को। युग कुछ जवाब नहीं देता है, मूर्ति बनकर ही खड़ा रहता है। कायर भी कसकर चीखते हुए कहता है, मार उसे युग। अभिमन्यु के हाथ भी कांपने लग गए थे। दोबारा एकास्त्र का उपयोग करने से वो जान गया था कि एकास्त्र की काली शक्तियों का वापस से उसके शरीर पर बुरा असर हुआ है, इसलिए डायना ने उसे एकास्त्र का उपयोग करने के लिए मना किया था, पर उसने इस्तेमाल कर दिया था। डायना अभिमन्यु के पास ही बैठी हुई थी, पर अभिमन्यु के हाथ कपकपाते हुए देख वो इतना घबरा जाती है कि उसका दिमाग ही नहीं चलता कि वो क्या करे। यामिनी फिर चीखते हुए युग से कहती है, मारिए उसे युग बाबू। युग अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये देखकर यामिनी को गुस्सा आ जाता है और यामिनी हड़बड़ाहट के साथ मंत्र पढ़ती है और उसके मंत्र पढ़ते ही कमरे के अंदर मौजूद खिड़की से ढेर सारे जुगनू आने लग जाते हैं। वो जुगनू एक बड़े से जुगनू में बदलते हैं और उस छोटे से बॉटफ्लाई को अपने पैर से ही रौंद देते हैं। जैसे ही वो दूसरा बॉटफ्लाई मरता है, युग को वापस से वैसे ही दर्द का एहसास होता है जैसे पहले बॉटफ्लाई के मरने पर हुआ था। वो सारे जुगनू वापस चले जाते हैं। दूसरे बॉटफ्लाई के मरते ही कछुए के अंदर भी वापस से जान आ जाती है। कछुआ जब अपने सारे दोस्तों को वहां पर देखता है तो उसकी आंखें नम होने लग जाती हैं। कछुआ अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। ये सब मैंने नहीं, उस काले साए ने मुझसे करवाया था, वरना मैं भला तुम लोगों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। कछुए के मुंह से ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि कछुआ भी ठीक हो चुका है, अब उस पर किसी का वश नहीं है। कायर और कछुए के ठीक होते ही सब लोग चैन की सांस लेने लग जाते हैं। सबके चेहरे पर एक सुकून नजर आने लग जाता है। डायना अभिमन्यु से पूछती है, अभी तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ डायना, मैं ठीक हूँ। हम जीत गए डायना, तुमने कमाल कर दिया।
अगर तुम नहीं होती तो आज हम कायर और कछुए को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। डायना बड़े प्यार से कहती है, मैं ऐसे कैसे इन्हें खोने देती अभी, आखिर कायर और कछुआ मेरे भी तो दोस्त हैं। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो डायना, पता नहीं गुस्से गुस्से में मैंने तुमसे क्या क्या बोल दिया। डायना पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अभिमन्यु बड़े प्यार से कहता है, मुझे तुमसे अच्छा हमसफर कोई नहीं मिल सकता डायना। पता नहीं अंत तक मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, पर अगर मैं जिंदा रहा तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब डायना अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। अभिमन्यु डायना को देखते हुए ही कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं डायना, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो वो लफ्ज थे जो डायना अभिमन्यु के मुंह से सुनना चाहती थी, और आज आखिर अभिमन्यु ने डायना से अपने प्यार का इजहार भी कर ही दिया था। अभिमन्यु कुछ हिचकिचाहट के साथ फिर बोल पड़ता है, तुम चुप क्यों हो डायना, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डायना खुशी से झूमते हुए कहती है, हाँ हाँ अभी मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर डायना अगले ही पल अभिमन्यु को अपनी बाहों में भर लेती है। अभिमन्यु भी डायना को अपने सीने से लगा लेता है। अभिमन्यु डायना से कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा डायना, देखना तुम। डायना कुछ गुस्से के साथ कहती है, सब कुछ ठीक होगा नहीं अभी, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, पर पहले हमें घर के भेदी से लड़ना होगा। अभिमन्यु को डायना की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, इसलिए वो डायना को अपनी बाहों से दूर करने लग जाता है। अगले ही पल डायना अभिमन्यु को सहारा देती है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। डायना सीधे युग के पास जाती है जो मूर्ति बनकर वहीं पर खड़ा हुआ था। युग के पास ही यामिनी भी खड़ी हुई थी। डायना गुस्से के साथ कहती है, युग तुम किसकी तरफ हो? तुम हमारे साथ हो या फिर उस काले साए के साथ? युग पलट कर कहता है, कि तुम कैसे सवाल पूछ रही हो डायना, जाहिर सी बात है मैं तुम लोगों के साथ हूं डायना। डायना चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम हमारे साथ हो युग, जब से तुम्हें नोटिस कर रही हूं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते ही नहीं हो कि हम लोग जीते। पहले तुमने कमरे में आने में देर कर दी, उसके बाद खुद कायर और कछुए को वो बॉटल देने के लिए कह रहे थे, और फिर वो बॉटफ्लाई जब तुम्हारी आंखों के सामने रुका हुआ था तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं? युग चुप ही रहता है। डायना फिर गुस्से के साथ कहती है, बोलो युग तुमने उस बॉटफ्लाई को क्यों नहीं मारा, क्यों बुत बनकर खड़े रहे? युग अभी भी कुछ नहीं कहता है। डायना खुद ही बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ तुमने उसे क्यों नहीं मारा, क्योंकि अगर तुम उस बॉटफ्लाई को मार देते तो तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो जाती। आखिर तुम भी तो एक भक्षानर के वंशज ही हो, तुम्हें भी तो उसी बॉटफ्लाई से शक्ति मिलती है। युग चुप ही रहता है। डायना फिर बोल पड़ती है, युग तुमने ये तो सोच लिया कि अगर तुम उस बॉटफ्लाई को मारोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, पर तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम उन बॉटफ्लाई को मार दोगे तो तुम्हारे दोस्त तो बचेंगे ही, साथ में वो काला साया भी कमजोर पड़ेगा। युग अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े रहता है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन बातों से कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। उसकी नजरें तो अभी भी उन कटोरों की तरफ रहती है जिसमें खून भरा हुआ है। डायना कुछ कहती उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, बस करो डायना, युग बाबू पर इल्जाम लगाना बंद करो। डायना गुस्से के साथ कहती है, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ यामिनी, वही कह रही हूँ जो सच है, पर तुम तो प्यार में अंधी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें सच नजर ही नहीं आ रहा है। दिख नहीं रहा कैसे ये युग उस काले साए का साथ दे रहा है? यामिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, प्यार करती हूँ, इसलिए युग बाबू पर मुझे पूरा भरोसा है। वो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। देखना तुम जल्द ही गलत साबित होगी। कायर हड़बड़ाहट के साथ बीच में बोल पड़ता है, नहीं नहीं, युग उस काले साए का साथ नहीं दे रहा है। डायना कहती है, तुम कैसे कह सकते हो कि युग उस काले साए का साथ नहीं दे रहा है? कछुआ बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि वो काला साया तो खुद युग को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बार युग ने हम लोगों का साथ दिया था उसके खिलाफ जाकर। उसने ही तो अनुराग अंकल का शरीर उससे छुड़वाया था, वरना वो आज और ताकतवर होता। डायना पूछती है, ये बात तुम्हें कैसे पता? कायर कहता है, उस काले साए ने ही हमें ये बात बताई थी। युग पूछता है, और क्या क्या पता है तुम्हें? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कायर और कछुए से पूछता है, क्या तुम्हें ये पता है वो काला साया इन बोतलों का क्या करता है? इससे वो कैसे कालगढ़ बनाने वाला है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी
तेरा ख्वाब है।